हमारे यहां तो वर्ल्ड बैंक में नौकरी करने वाले भी प्रधानमंत्री हुए, बड़े बड़े ज्ञानी हुए जो चबा चबा के अंग्रेजी बोलते थे। और फैशन ये हो गया दिल्ली में कि इंडिया टुडे नाम की एक मैगजीन आती, ये रोग मैंने दिल्ली में देखा, मैं बड़ा अचंभित था। इंग्लिश का इंडिया टुडे हाथ में और घर पे हिंदी का इंडिया टुडे पढ़ के बाहर निकल, ये मानसिकता थी। इसलिए हमारे यहां हर बच्चे को सीईओ बनना है। हर पिता चाहता है कि उसका बच्चा अमेरिका में बड़े से बड़े पद पे जाके बैठे, बड़ी से बड़ी नौकरी प्राप्त करे, सब कुछ चाहता है वो। इस देश की सुरक्षा में कौन माई का लाल है जिसका बच्चा जिसने भेजा हो कि मैं सिपाही बनने अपने बच्चे को भेजूंगा देश की नौकरी में। वो राष्ट्र की बातें तो बहुत करेगा, लेकिन सत्ता के सुख भोगते हुए अपने बच्चे को कभी भी नहीं बनेगा। उसे तो वो किसी भी कीमत पर न सावरकर की कहानी सुनाएगा, न भगत सिंह की सुनाएगा। उसे लगता है ये क्यों बने, भगत सिंह पैदा होना है पड़ोस में हो, हम तो चाचा नेहरू बनेंगे, 19 साल तक लगाएंगे फूल और देश को खाएंगे और लूटेंगे और खानदान लूटेगा। इसलिए मानसिकता है हमारी। लिहाजा मेरा मानना है जो लोग इस बात के लिए चिंतित रहते हैं कि उनकी मार्कशीट में कितने नंबर आए और कहां कहां से उन्होंने एमबीए किया, कहां कहां से डॉक्टरी की, इतिहास गवाह है एक अच्छी मार्कशीट, एक अच्छे नंबर देश नहीं बचा पाते हैं। राष्ट्र बचाने के लिए चाय बेचनी पड़ती है। वो भी थे जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत चकवात डिस्ट्रिक्ट से आए थे, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स के माने हुए थे। उन्होंने किसे बचाया? एक महिला को बस। पूरी जिंदगी निकल गई उठक बैठक करते हो, राष्ट्र को कर्ज में डाल दिया। राष्ट्र को वही बचाता है जो मार्कशीट की चिंता नहीं करता। इसलिए आपके सामने 4-5 बातें रखूंगा। चुनाव आते हैं जाते हैं, कौन खड़ा होता है नहीं होता है। मैं खुशकिस्मत हूं कि पिछले 5 साल से जिस भी जगह जाता हूं, जिस भी जगह जाता हूं, मुझे पता भी नहीं होता कि मुझे लेने कौन आएगा। मुझे हर शहर में शोभा यादव जैसी बहादुर महिलाएं मिल जाती हैं। मैं नहीं जानता, इसलिए बहादुर बनिए, बहादुर जरूर आपको मिलेंगे। कायर बनेंगे तो कायर ही लोग मिलेंगे, कायर ही नेता मिलेंगे, कायर ही सरकार मिलेंगे। एक कानून 1923 में अंग्रेजों ने बनाया। वो कानून फूल वाले चचा ने उसमें अमेंडमेंट कर दिया और हमारी खामोशी। और मैंने कहा कि हम सनातनी हिंदू, इस 25 साल की पत्रकारिता के कैरियर में मैंने बहुत चीजें पास से दिखी। हम सनातनी हिंदू सिर्फ मैं और मैं, इसके अलावा कुछ नहीं सोचते। उसकी वजह से क्या हुआ कि अगर आपके पड़ोस में कोई कॉन्स्पिरेसी हो भी रही थी तो आपने कहा मुझसे क्या मतलब है, मेरा क्या लेना देना है। इसीलिए मैंने बताया कि जो कानून 1923 में अंग्रेजों ने बनाया, वो कानून 1956 में भारत की सरकार के पहले प्रधानमंत्री ने अमेंड किया। आज तक इसकी कोई चर्चा नहीं हुई, क्योंकि उससे हमें क्या फर्क पड़ने वाला है, हमें क्या लेना देना है। आपने 56 में चुप्पी साधी, 1985 में चुप्पी साधी, 1995 में चुप्पी साधी, 2013 में चुप्पी के ऊपर काली चादर डाल दी।
इसलिए मैं गुस्सा हूं, इसलिए आपके अंदर कोई नई राष्ट्रवाद की चेतना नहीं जगानी। हमारी क्या हैसियत है भाई, बहुत साधारण से लोग। आपको अगर इस राष्ट्र नाम की चीज से कोई प्रेम है, अगर इसे चिल्ला चिल्ला के भारत माता की जय कहते हैं, तो नारा मत लगाइए, जमीन पे काम करिए। इसलिए मैंने कहा कि ये बहुत चलता है, वो जिम्मेदार है, ये जिम्मेदार है। माफ कीजिएगा, कोई जिम्मेदार नहीं है। इन दिनों के लिए हम और आप जिम्मेदार हैं, हमारे पूर्वज जिम्मेदार हैं। 1985 से 95 आ गया, 2013 आ गया, ढोल बज रहा है देश में। अगर इस वक्त आपने सवाल नहीं पूछा तो आपके अपने लोगों ने ही समझ रखा था कि ये तो दुनिया में ऐसे बेवकूफ लोग हैं, सिर्फ वोट देने आते हैं, उसके बाद कुछ करने नहीं आते। इतना सस्ता वोट दुनिया में कोई नहीं बेचता जितना सस्ते में आप बेचते हैं। अपनी ताकत को तो पहचानिए, अपनी गिनती को पहचानिए। यह कानून एक ऐसा कानून जिसे भारत के दोनों सदनों ने पास किया है, उसने भारत राष्ट्र की इंच इंच जमीन बेच दी है। इंच इंच जमीन बेचती है। जो आप समझते हैं कि आपका घर है, आपके पास ताकत है, आप उसके मालिक नहीं। जो हम लोग घरों पे कुत्ता पालते हैं और उसे गेट पे बांध देते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि कोई खतरा आएगा तो ये भौंकेगा तो कम से कम। तो भौंकने से लोग जाने क्या हो रहा है, कौन भौंक रहा है, कौन चोर आ रहा है, क्या कारण है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वॉचडॉग। समाज को सत्ता का वॉचडॉग होना चाहिए। जो समझदार हैं उन्होंने अपने एजेंडे के तहत काम कराया और खामोश हो गए। आपकी हत्या कर दी गई, संवैधानिक तौर पे कर दी गई, संसद में कर दी गई, तब भी नहीं चिल्लाए। और नहीं चिल्लाए तो कम से कम घर में बात तो करते यार। अपने सगे संबंधी से आपका जमीन का झगड़ा हो जाता है, एक ही परिवार एक ही जात में हो जाता है, महीनों महीनों सालों सालों मुकदमे चलते हैं और 50-50 कत्ल हो जाते हैं। भारत राष्ट्र की जमीन इंच इंच का सौदा हो गया पार्लियामेंट में, हम में से कोई बोला नहीं। माफ कीजिएगा, मैं बड़ा कड़वा आदमी इस मामले में। जिन्हें हम अपना कह रहे थे वो 2013 में 112 थे पार्लियामेंट में। चिंता के अगर 112 लोग बोलते तो आज देश में ये स्थिति ना होती, नहीं बोलते। और जो हिंदुत्व के ठेकेदार हैं उनको ये बताना नहीं है, वो तो भजन कीर्तन में लगे हुए हैं। आप भजन करें, भजन करने से संकट टल जाते हैं। ये कहां सुना है, कहां सुना? हम वो रास्ता क्यों चुनते हैं जिसमें हमें अपने पुरुषार्थ को दिखाने की जरूरत होती है? एक समय था जब ऐसा समय आया जब आपकी पहचान, आपकी आस्थाएं, परंपराएं महफूज नहीं थी, सुरक्षित नहीं थी। तब मीरा पैदा हुई, सूर पैदा हुए, वो भक्ति का काल था। आपकी महिलाएं घर से बाहर निकल के सूरज को पानी नहीं ले सकती थी, व्रत नहीं रख सकती थी, हिंदू पुरुष जनेऊ नहीं पहन सकते थे। लेकिन तब भी उस दौर में भी जो ये तुलसी का पौधा दिया गया है, इसका जिक्र मैं पिछले 3 साल से कह रहा हूं। सिर्फ कहना नहीं है, हम सनातनी हिंदू की बात करते हैं। सनातन है क्या? पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा साइंटिफिक चीज को सनातन है, शुद्ध सनातन है। इसलिए इसी सनातन को जिन आक्रांताओं की बात, जिन जिहादी इस्लामिक लुटेरों की बात जीती बख्शी साहब कह रहे थे, उस दौर में ऐसी भी स्थिति आई कि बहुत सारे लोगों ने, हमारी माओं ने, बहनों ने घर के अंदर
एक गमले में तुलसी के पौधे पे पानी चढ़ा करके भी अपने सनातन को जिंदा रखा। ये हमारी परंपरा नहीं है, क्योंकि हम कॉलोनियल मानसिकता, अंग्रेजों के गुलाम थे, पुर्तगालीज के गुलाम थे। लिहाजा हमने अपने असली चीज को छोड़ करके ये समझा शायद यही मॉडर्निज्म की चीज है, इसलिए आप बुके देने चाहते हैं। ये बुके भारतीय परंपरा का हिस्सा नहीं। आपकी परंपरा में तुलसी का पौधा और एक शॉल सनातनी सभ्यता का प्रतीक है। मुझे खुशी है, 3-4 साल से मैं बार बार कह रहा हूं, ये 500-500 रुपए के बुके, जितने बड़े आदमी का पद उतने ही बड़ा बुके। बुके आज के दौर में बहुत महंगे हैं। मैं ये जानता हूं कि ये जो प्रोग्राम आप लोग करते हैं, हम बोलते भी हैं, ऐसा नहीं। हमको भी पता है कि आज के दौर में इस किस्म के प्रोग्राम करना बहुत आसान काम नहीं है। हर सनातनी की पाई पाई बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इन पैसों से अगले प्रोग्राम के लिए बचाइए। ये 500-500 रुपए के बुके देना बंद कर दीजिए। और इसीलिए जब आपका प्रोग्राम शुरू हुआ तो एक वंदे मातरम जो मैंने यहां रख के बजाया था, उसका कारण क्या था? उसके माध्यम से आपको मैसेज देना चाहता था। ये वंदे मातरम जो आपने सुना और जो आपके यहां गाया गया, आयोजकों से मेरा निवेदन है, दोबारा से जो वंदे मातरम का आपने गान यहां किया था उसे न करें, इसलिए कि वो असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वंदे मातरम को लेकर के भारत में एक विवाद हुआ आजादी के समय। 1937 में मौलाना आजाद, रफी अहमद किदवई, ये तमाम मक्कार मुस्लिम नेता इकट्ठे हुए और जवाहरलाल नेहरू, पटेल, इन सबसे कहा कि वंदे मातरम में देवी देवताओं का जिक्र आता है और देवी देवताओं के जिक्र से हमारी भावनाएं आहत होती हैं, हमारे जज्बात आहत होते हैं, हम इसको नहीं गाएंगे। फूल वाले चाचा ने बातचीत की और समझौता हो गया और समझौते में यह कहा गया कि सिर्फ ऊपर का एक पैराग्राफ गाया जाएगा, बाकी का नहीं गाया जाएगा। ये 1937 की घटना है, गूगल पर ढूंढिए, पढ़ लीजिएगा, उसमें सुभाष भी मौजूद थे। लेकिन मैंने आपसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल काम कराया, इसलिए मैंने कहा मैं यहां से कोई भी बात भावनाओं में बह करके नहीं करूंगा। मैं अपनी रिसर्च बहुत मजबूत रखता हूं। मेरे बोलने में ह्यूमन एरर में कोई एक ऊपर नीचे 47 की 46 मुंह से निकल जाए, उसके लिए माफी, और उसको भी मैं करेक्ट कर लेता हूं। एक घटना बताता हूं मैं आपको। 1947 को जब यह तय हो गया कि 15 अगस्त को भारत जो है उसको एक डोमिनेंट स्टेटस का दर्जा मिलेगा, 14 अगस्त की रात को जवाहरलाल नेहरू साहब संबोधित करेंगे देश को और आजादी की घोषणा करेंगे। तो जवाहरलाल नेहरू जितने डिफिकल्ट काम होते थे वो सरदार पटेल को देते थे। उन्होंने सरदार पटेल से कहा कि जब आजादी की घोषणा की बात होगी उसके बाद में संसद में वंदे मातरम बजना है। नेहरू जी गर्व से रहना चाहना समझते थे अपने आप। सरदार पटेल बोलते कम थे, एक्सप्रेशन में ज्यादा जवाब देते थे। सरदार पटेल से उन्होंने, मैं पानी इसलिए नहीं पीता हूं, तो लोग कहेंगे पानी पी पी के सुनाता है। सरदार पटेल से कहा कि आप इंतजाम करें कि भारत की संसद में
आधी रात के बाद जब घोषणा होगी तो वंदे मातरम होगा। उन्होंने खामोशी से आंख के इशारे से यस कहा। बात खत्म हो गई। चचा अपने काम में बिजी हो गए जैसे वो रहते थे। सरदार पटेल ने देश के एक जाने माने संगीतज्ञ को एक तार भेजा, टेलीग्राम भेजा, और उनसे कहा कि जब भारत की घोषणा होगी आजादी की, उसके बाद संसद में आपको वंदे मातरम गाना है। अब अपना चरित्र देखिए, अपने लोगों का चरित्र देखिए। उस वक्त भी ऐसे करोड़ों लोग थे, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पाए। उनको लगा ये समाज हमारी सुनने नहीं चाहता, इसलिए वो बेचारे बैकफुट पे चले गए। सरदार पटेल के टेलीग्राम का जवाब देके उन्होंने कहा, मैं 15 अगस्त के दिन पहुंचूंगा, संसद में वंदे मातरम गाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। सोचिए ना, किस कैलिबर के लोग थे वो, ये देश उनका नाम नहीं जानता, इतनी बड़ी घटना घट गई। उन्होंने कहा कि मैं खंडित भारत में आधी रात को मैं खंडित वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। मैं 22 पंक्तियों का 9.5 मिनट का पूरा वंदे मातरम गाऊंगा। ऐसे पुरुषार्थी लोग आजकल तो कोई कहता छोड़ो ना यार, मैं तो 2 मिनट में खत्म कर दूंगा, राज्यसभा की टिकट दे दो। समय आ गया, वो आ गए दिल्ली। नेहरू जी ने अंग्रेजी में भाषण दिया कि उस वक्त भारत के लोग इंग्लिश बोलते थे, कोई समझते थे, हिंदी समझते थे। अब वो यहां भाषण दे रहे थे कि मैडम को दे रहे थे, ये पता है। मैडम को समझाना था या उनके पति को समझाना था, ये किसी को पता नहीं चला। उन्होंने भाषण दिया, वो संसद के ऊपर से आए और उसके बाद भाषण देके नीचे बैठ के जैसे आप लोग। सरदार पटेल की तरफ देखा। सरदार पटेल ने पंडित ओमकार नाथ ठाकुर, उस समय का सबसे बड़ा संगीतकार, उनकी तरफ कहा और कहा कि आप जाके जनगण गाइए। आजाद भारत की पार्लियामेंट में पंडित ओमकार नाथ ठाकुर ने 9.5 मिनट में 22 पंक्तियों का पूरे वंदे मातरम गाया। यहीं से मेरा सवाल शुरू होता है, मेरे ऊपर, आपके ऊपर, इस देश के हर नागरिक के ऊपर, एक एक आदमी के ऊपर आजाद भारत की पार्लियामेंट में पास किया वो कोई भी कानून मान्य होगा या किसी ने 1937 में 2 लोगों में कोई समझौता हो गया था वो मान्य होगा। जब आजाद भारत की पार्लियामेंट में पूरा वंदे मातरम गाया गया तो यह तय हो गया कि संविधान के तहत चुनी हुई सरकार ने जब पूरा वंदे मातरम गाया है तो फिर भारत में आज 2021 में आधा वंदे मातरम क्यों बज रहा है। इसकी चर्चा मैंने की किसी से। महाराष्ट्र में देश की सबसे बड़ी एक गायिका रहती हैं, उन तक मैसेज पहुंच गया मेरा। इस छोटे से ये बुक मार्क बनाया हमने, इसमें इधर 3 लोगों की तस्वीरें हैं, इधर भी 3 लोगों की तस्वीरें। इसलिए आज जो सबसे बड़ी चुनौती है कि हम जिस बच्चे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, जिस जनरेशन से इंटरेक्ट कर रहे हैं, जिस 15-16 साल की बेटी से, 20 साल के बेटे से, उसने सत्तू नहीं खाया है, उसने मैगी खाई है। आप सत्तू की भाषा में उससे बात करेंगे, आपकी बात ही नहीं सुनेगा। आपको या तो सत्तू की बनी हुई मैगी खिलानी पड़ेगी ताकि आपकी बात समझ जाए। ये छोटा सा बुक मार्क बनाया और इसके अंदर एक छोटा सा QR कोड हमने डाला। भारत की सबसे मशहूर हस्ती जीवित हैं, भगवान उनको लंबी उम्र दे। उन्होंने पूरा वंदे मातरम इसमें गाया है और ये बीभत्स में गाया है। आप जब भी इसे सुनेंगे
आपके अंदर भारतीयता है तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ताकि लोगों तक ये तथ्य भी पहुंचे और वो कहें कि कहां सुनना है। तो इस क्यूआर कोड को आप सड़क चलते स्कैन कीजिए, 4 मिनट 14 सेकंड का पूरा वंदे मातरम वीर रस में आप ये छोटी छोटी चीजें इसलिए कर रहे हैं ताकि लोग तक पहुंच सके। हम